हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज 8 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की खबरें हैं, उनको एक साथ कंपाइल करके और डेली शाम को 7:30 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है। इस क्लास पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि परचेज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो मंथली पैकेज है उसको परचेज कर सकते हैं। उस मंथली पैकेज में क्या क्या चीजें आपको मिलते हैं, आइए मैं एक बार आपको बता देता हूं, और कैसे परचेज कर सकते हैं उसको भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसको हम लोग मंथली पैकेज डिजाइन करके रखते हैं। हम लोग फरवरी महीने से, ठीक है, मंथली पैकेज स्टार्ट किए थे, जिसमें हर महीने आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो आपको वीडियो क्लास मिलता है प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे। डेली क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लास पीडीएफ शेयर की जाती है। 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। हर क्लास पर बेस्ड 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। और महीने के एंड में कंप्लीट पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ एक 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट होता है ऐप पर। इसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के करंट अफेयर है उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर शेयर की जाती है। अभी देखा जाए यूपी स्पेशल के मई तक के करंट अफेयर को शेयर कर दिया गया है। जैसे ही जून महीने का करंट अफेयर का वीडियो आ जाएगा उसके बाद जून महीने का भी हम लोग यहाँ पर शेयर कर देंगे। और आरओ परीक्षा के लिए पूरा कंप्लीट जो करंट अफेयर है यूपी पीसीएस के थ्रू और यूपी स्पेशल का उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी जुलाई महीने के पैकेज में हम लोग जो बिहार स्पेशल के करंट अफेयर है उनको भी स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश में होती है, दोनों भाषाओं में होती है, ठीक है। और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए मंथली पैकेज का चार्ज मात्र 25 रुपए है, और ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना होता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 25 भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए यहाँ पर घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र आप सर्च करेंगे। घटना चक्र सर्च करने के बाद होम पेज ओपन करिए। होम पेज ओपन करने के बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए और यहाँ पर जैसे ही आप वीडियो लेक्चर के सेक्शन पे पहुंचेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा जुलाई महीने का पैकेज। जुलाई महीने का पैकेज ओपन करिए। पैकेज ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें यहीं पर मिल जाएंगी, ऐप पर ही, ठीक है। वीडियो क्लास लगी है, उसके बगल में पीडीएफ लगी हुई है, टेस्ट लगी हुई है, और यहाँ पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वीडियो क्लास लगी हुई है। वीडियो क्लास आप देखिए, वीडियो क्लास देख सकते हैं, डेमो के तौर पर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट है और पीडीएफ लगी हुई है जो डेमो के तौर पर लगा हुआ। आप इसका जाके देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाय नाउ। जब बाय नाउ पर आप क्लिक करते हैं तो ये सेल प्राइस लिखा है 25 रुपए। इस 25 रुपए को पे करने की आवश्यकता नहीं है। कॉइन का ऑप्शन आता है, उस कॉइन के ऑप्शन पर टिक कर देना और ये मूल्य घटकर हो जाएगा कितना, 18 रुपए 75 पैसे, ठीक है। 18 रुपए 75 पैसे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मंथली पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए कॉनकाफ गोल्ड कप, ठीक है। जो कॉनकाफ गोल्ड कप है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैक्सिको ने कॉनकाफ गोल्ड कप के फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वीं बार अपने खिताब जीत लिया है, ठीक है। यानी कि 10वीं बार है जब मैक्सिको ने यह खिताब जीता है। और किसको पराजित किया है फाइनल मुकाबले में, तो फाइनल मुकाबले में इसने यूएसए को पराजित किया है, ठीक है। यहां पर बात कर ले, यह टूर्नामेंट उत्तरी, मध्य और कैरेबियाई देशों के बीच खेला जाता है। जो कॉनकाफ कप है, गोल्ड कप, ये किसके किसके बीच खेला जाता है, तो ये जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ जो मध्य अमेरिकी देश और कैरेबियाई देश है, यहां पर जो अवस्थित देश हैं, इन देशों के बीच ये गोल्ड कप खेला जाता है। और जो फाइनल मुकाबला हुआ था कहां पर हुआ था, टेक्सास में हुआ था, ठीक है। टेक्सास में फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें मैक्सिको ने यूएसए को पराजित कर 10वीं बार खिताब जीता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कॉनकाफ गोल्ड कप किसने जीता, मैक्सिको ने जीता है। अगली खबर क्या है, भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है, ठीक है। भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2012, ठीक, 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत में असमानता में काफी कमी आई है, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, ठीक है। यानी कि आंकड़े लिए गए हैं विश्व बैंक के, विश्व बैंक ने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, उस रिपोर्ट में बताया है कि 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में भारत में जो असमानता है उसमें काफी कमी आई है। और इसी कारण से भारत जो है समानता वाली जो देश है, देशों की सूची जारी की विश्व बैंक के द्वारा, इंडेक्स जारी किया गया, उसमें बताया गया कि भारत चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, ठीक है। विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया कि अत्यधिक गरीबी में तेजी से कमी के अतिरिक्त
ठीक है, अत्यधिक तेजी जो गरीबी है यहाँ पर देखा जाए भारत में कमी आई है। 2011-12 में कितना था, 16.2% था, और 2022-23 में ये कितना हो गया, घटकर 2.3% हो गया। मतलब गरीबी जो है वो यहाँ पर घट गई। आगे देखा जाए भारत का गिनी सूचकांक कितना है, भारत का जो गिनी सूचकांक है वो कितना है, 25.5 है, जो स्लोवाक गणराज्य, स्लोवानिया, बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्लोवाक गणराज्य है, स्लोवेनिया और बेलारूस ही सबसे अधिक समान है, और चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान प्यारे भारत का है। ठीक है, चलो आगे देखें। गिनी इंडेक्स यह समझने में मदद करता है कि किसी देश की आय, संपत्ति और उपभोग किस तरह से घरों और व्यक्तियों के समान रूप से वितरित किया जाता है। इसका मूल्य जो होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है। ठीक है, स्कोरिंग जो की जाती है वो 0 से लेके 100 के बीच में की जाती है गिनी इंडेक्स में। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है भारत। पहले जो 3 हैं वो कौन कौन से, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। ठीक है, चलो अगली खबर देखें क्या है, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन। ठीक है, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जुलाई को राजधानी स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में अत्याधुनिक, यहां पर देखा जाए फेनोम इंडिया, ठीक है, नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और कहां पर किया गया है, तो यहां पर देखा जाए राजधानी दिल्ली में अवस्थित जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यहां पर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। आगे चर्चा कर ले, यह सुविधा भारत का अपना अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य डाटाबेस तथा भविष्य में व्यक्तिगत उपचार व्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो याद रखना परीक्षा में आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो 6 जुलाई को जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। आगे देखा जाए अगली खबर क्या है, बर्मिंघम में भारत की पहली टेस्ट जीत। यहां पर देखा जाए बर्मिंघम में भारत की पहली टेस्ट जीत। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट है। भारत ने बर्मिंघम में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है, जिसने 1967 के बाद एक लंबा इंतजार खत्म किया है, जब इंडिया ने वहां 8 टेस्ट खेले थे। ठीक है, बर्मिंघम में 1967 के बाद जीत भारत ने हासिल की है। 1967 में भारत ने 8 टेस्ट मैच वहां पर खेले थे, और तब से लेकर अब तक ये पहली जीत है। ठीक है, यहां पर देखा जाए शुभमन गिल बर्मिंघम में टेस्ट जीत दिलाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। बर्मिंघम में टेस्ट जीत दिलाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन, शुभमन गिल, नाम याद रखिएगा। और एक शानदार पारी भी खेली, यहां पर देखा जाए तो दोहरा शतक भी लगाया। चर्चा कर ले, यह ऐतिहासिक जीत इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में, ठीक है, एजबेस्टन में हुई है, जहां भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में दूसरे टेस्ट में 366 रनों की शानदार जीत हासिल की है। और यहां पर शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड बनाया, देखा जाए तो 269 रन शुभमन गिल ने यहां पर बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली खबर क्या है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी। जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है यह किस राजनेता के नाम पर जानी जाएगी, ऑप्शन वहां पर दे दे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज या अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जानी जाएगी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। चर्चा कर लेते हो, हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यहां देखा जाए यह निर्णय उनके बेंगलुरु के शहरी और शैक्षणिक विकास में योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम उनके कार्यकाल के स्थायी विकास पहलों पर सम्मानित करता है। ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा देखा जाए तो बेंगलुरु को के जो शैक्षणिक विकास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, और उसी बात को सम्मानित करने के लिए जो कर्नाटक कैबिनेट है, कर्नाटक सरकार है, उसके द्वारा यहां पर देखा जाए तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, और अब इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान, की टू द सिटी सम्मान दिया गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। ब्यूनस आयर्स में सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी, यहां पर देखा जाए जो शहर की चाबी होती है ना, उससे सम्मानित किया है। ठीक है, की टू द सिटी अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया है, शहर की चाबी सौंपी है।
देखा जाए तो यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। अर्जेंटीना गए हुए थे, ठीक है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर मिलई है वर्तमान में, और अर्जेंटीना की यात्रा पर थे। वहां पर देखा जाए पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि 57 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा की है, ठीक है। 57 सालों बाद, 57 साल बाद यहां पर देखा जाए तो कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो अर्जेंटीना गए हुए थे। अगली खबर देखें, पीएम मोदी 17वीं ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। अब 17वीं ब्रिक्स समिट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देख लेते हैं, आपके परीक्षा के लिए ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट है। यहां देखा जाए 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स समिट का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा था। कहां पर? रियो डी जेनेरियो में यहां पर आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखें। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों ने 31 पेज पर 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र भी जारी किया, ठीक है। एक ज्वाइंट घोषणा पत्र भी यहां पर ब्रिक्स के जो कंट्रीज के मेंबर हैं यहां पर उनके द्वारा जारी किया गया। आगे देखें, इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की भी निंदा की गई, ठीक है। एक पॉइंट यह भी याद रखिए कि ब्रिक्स जो है 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है। ब्रिक्स में देखा जाए वर्तमान में टोटल 11 सदस्य शामिल हैं, और इनमें देखें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है, ठीक है। आगे चर्चा कर ले। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआत में 4 सदस्य देश थे। जब 4 सदस्य देश थे, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो उसको ब्रिक कहा जाता था, ठीक, ब्रिक कहा जाता था। लेकिन 2010 में क्या होता है कि यहां पर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, फिर इसका नाम हो गया ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और यहां पर जो आयोजन होता है वो नेम के अकॉर्डिंग होता है, ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। लेकिन हुआ क्या था कि इसके पिछला जो ब्रिक्स हुआ था वो रूस में हुआ था, रूस के कजान में हुआ था, और अब ब्राजील में हुआ है। और अगला टर्म है जो ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है, यहां पर देखा जाए 18वें ब्रिक्स की, तो 18वें ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है भारत को, ठीक है। देखा जाए जो ब्रिक्स नाम है तो ये नाम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील, ठीक है, जिम ओ'नील के द्वारा ब्रिक्स नाम दिया गया था, ब्रिक नाम दिया गया था। और 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो याद रखना कि जो ब्रिक नाम है किसके द्वारा दिया गया था, ये गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा यह नाम दिया गया था। आगे देखा जाए आईसीसी ने संजोग गुप्ता को नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं। 7 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने संजोग गुप्ता को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। संजोग आईसीसी के इतिहास में 7वें सीईओ होंगे, ठीक है, 7वें सीईओ होंगे आईसीसी के। देखा जाए तो यह सिलेक्शन ऐसे समय पर हुआ है जब क्रिकेट ओलंपिक की ओर आगे बढ़ रहा है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इस बात का ऐलान किया, ठीक है, इस बात की घोषणा की कि 7वें सीईओ कौन होंगे, संजोग गुप्ता होंगे। देखें आगे तो आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से संजोग गुप्ता को सीईओ चुना है। संजोग गुप्ता वर्तमान में जियो स्टार में स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस के सीईओ हैं। उन्हें इस फील्ड में 20 साल से ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। देखा जाए तो संजोग गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की थी, और 2010 में वे स्टार इंडिया से जुड़े। 2020 में डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स के हेड भी बने। 2024 में वाईकॉम 18 तथा डिज्नी स्टार के मर्जर के बाद बना जो जियो स्टार स्पोर्ट्स था, इसके सीईओ भी बने, ठीक है। तो ये देखा जाए जो जियो स्टार स्पोर्ट्स है, जियो स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ संजोग गुप्ता अब क्या बन गए हैं, आईसीसी के सीईओ बन गए हैं, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है। जेनिफर साइमंस बनी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, और ये नाम आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी पहले राष्ट्रपति थे, उनको रिप्लेस किया है किसने, उनको रिप्लेस किया जेनिफर साइमंस ने, ठीक है। देखा जाए सूरीनाम की संसद ने 6 जुलाई को जेनिफर साइमंस को देश का पहला राष्ट्रपति चुना है, ठीक। यहां बात कर ले तो सूरीनाम के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली के सदस्य राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं, मतलब आम चुनाव होता है, जनता चुनती है। फिर जैसे ही भारत में होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है, सेम वैसा ही प्रक्रिया अपनाई जाती है सूरीनाम में।
ठीक है, कि पहले हम सांसदों को चुनते हैं, फिर सांसद मिलके, जो सांसद होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, वो सब मिलके राष्ट्रपति को चुनते हैं। वैसा ही प्रोसेस कुछ सूरीनाम में भी है। चुनाव जीतने के लिए 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। यहां पर ये चीज जाने रहिए कि 2/3 बहुमत हासिल करना अनिवार्य है सूरीनाम में राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नाम याद रखिएगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है सूरीनाम की, जेनिफर साइमंस। यहां पर फोटो लगी हुई है, नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अपनी अंतिम खबर देखें। विश्वनाथ तिवारी ने चौथी बार आयरन मैन चैंपियनशिप पूरी की है। विश्वनाथ तिवारी ने चौथी बार आयरन मैन चैंपियनशिप को पूरा किया है। चर्चा कर लेते हैं। उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में कार्यरत ऑन्को सर्जन डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने आयरन मैन फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 में अपना चौथा आयरन मैन चैंपियनशिप खिताब को पूरा कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए चौथी बार है कि विश्वनाथ तिवारी ने जो आयरन मैन चैंपियनशिप है उसको पूरा किया है। अब ये आयरन मैन चैंपियनशिप होती क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में दुनिया की सबसे कठिन खेल गतिविधियों में से एक माना जाता है। ये जो प्रतिष्ठित स्पर्धा है आयरन मैन स्पर्धा, ठीक है, इसको दुनिया की सबसे कठिनतम खेल गतिविधियों में एक माना जाता है। होता क्या है इसमें, यहां देखा जाए 3.86 किलोमीटर की तैराकी होती है। आपको 3.86 किलोमीटर तैरना होता है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो 180 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है और 42 किलोमीटर दौड़ना भी होता है। और ये सारी चीजें करनी होती है आपको सिर्फ 15 घंटे के अंदर। 15 घंटे के अंदर आपको 3.86 किलोमीटर तैरना भी है, 180 किलोमीटर साइकिल भी चलाना है और 42 किलोमीटर दौड़ भी आपको पूरी करनी है सिर्फ 15 घंटे के अंदर। तो ऐसा किसने किया है, चौथी बार कर रहे हैं विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, तो याद रखना विश्वनाथ तिवारी ऐसा कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं स्लाइड पर आधारित। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका को हराकर अपना 10वां कॉनकाफ गोल्ड कप जीत लिया है। अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की गिनी सूचकांक क्या थी जिससे यह विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है। कितना था गिनी सूचकांक देखा जाए भारत का, 23.4, 25.5, 28.9 या 31.2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है। यहां पर एम्स दिल्ली, ICMR पुणे, CSIR IGIB दिल्ली या IISc बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में बर्मिंघम में भारत के पहले टेस्ट मैच की जीत के दौरान कप्तान कौन थे। रोहित शर्मा, KL राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके सम्मान में बदलने का निर्णय लिया गया है। APJ अब्दुल कलाम, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह या S राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान किस शहर में मिला है। ब्राजीलिया में, ब्यूनस आयर्स में, सैंडियागो में या मोंटेविडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें 17वीं ब्रिक्स समिट का आयोजन किस शहर में हुआ। नई दिल्ली, बीजिंग, मैक्सिको या रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। जय शाह, शशांक मनोहर, मनु साहनी या संजो गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 9 है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सैंड्रो बेस, जेनिफर साइमंस, डॉली ब्रिंस या लीसा मॉन्टगोमरी। और अंतिम सवाल है आयरन मैन चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। ठीक है, आयरन मैन चैंपियनशिप जो होती है इसमें कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है बताना है आपको। तैराकी शामिल नहीं है या साइकिलिंग शामिल नहीं है, लंबी दूरी की दौड़ शामिल नहीं है या बंजी जंपिंग शामिल नहीं है। तो कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जो आयरन मैन चैंपियनशिप में शामिल नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। आप लोग इन पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और टेस्ट आपके लगे हुए हैं, लगातार टेस्ट लगे हुए हैं। आप जाइए ऐप पर जाइए, टेस्ट विजिट करिए और टेस्ट को सॉल्व करिए। ठीक है, डेली टेस्ट लगाया करिए, क्लास को डेली देखा करिए। ये क्लास आपकी PPSC और UPPCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ लेता हूं विदा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।